एज सीकर में आप सभी का स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनकी एक हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। PYQ सॉल्व करेंगे। यूपी का एग्ज़ाम हमारा पास है, सबसे पहले हम उसका PYQ का एनालिसिस करेंगे। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका यूनिट वाइज एनालिसिस सबसे पहले करते हैं। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं, और पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया में से आए हैं। 15 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन तो 75 में से इसमें से ही आ गए। तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज इन दो यूनिट को दी गई है। इस पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और सबसे कम देखें तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के क्वेश्चन आए। हालांकि आपके सिलेबस में इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट दोनों क्लब करके दिया हुआ है। हमने नेट के अकॉर्डिंगली जो सिलेबस है उस सेग्रीगेशन उसके अकॉर्डिंगली रखी है, थोड़ा ईजी रहता है समझने के लिए, तो वैसे ही आगे भी चलता जाएगा। अगर आपके इसके क्वेश्चन पेपर की हम बात करें तो हम कह सकते हैं ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं था, ये इंटरमीडिएट था। मिडिल लेवल में आप कह सकते हो तो इसकी डिफ़िकल्टी थी। और हम अगर देखें क्वेश्चन कैसे आ रखे हैं, क्वेश्चन सभी के सभी सिलेबस से आ रखे हैं, कोई सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन मोस्टली प्रेडिक्टेबल है, मतलब जैसी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जैसी समझते हैं, जैसी हमें उम्मीद होती है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसे ही क्वेश्चन 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। बेयरली कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैं कह सकता हूँ महज 5 से 6-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नए कॉन्सेप्ट को लेकर हैं, कोई नए थिंकर को लेकर हैं, या कुछ नई फैक्ट को लेकर है। बाकी सभी का सभी 70 to 68 क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल थे। ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए थे एग्ज़ाम में जैसे आते हैं नेट के एग्ज़ाम में भी। चलिए एक एक यूनिट को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी क्वेश्चन से, और इसमें जो आपको सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें पूछा गया है कि ओरिजिन्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, ये एक बुक है और इसके ऑथर का आपने नाम बताना है कि ये किसने लिखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पैरी एंडरसन ने लिखी है। पोस्ट मॉडर्निज्म के हम बहुत सारे राइटर्स के बारे में तो जानते हैं, जैसे कि मिशेल फूको थिंकर्स हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म से आते हैं, जैकस दरिदा आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बुक्स होती हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के अराउंड लिखी जाती है, उसकी हिस्ट्री के अराउंड लिखी जाती है, तो वो भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। उनमें से ही ये एक क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा गया है। अब ओरिजिन्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी के थिंकर याद रख लो कि इसको किसने ऑथर किया था, पैरी एंडरसन ने किया था। ये तो आपने बोलना नहीं है। 1998 में ये पब्लिश होती है और इसमें एंडरसन जो है हिस्टोरिकल और इंटेलेक्चुअल रूट्स को ट्रेस करते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म की शुरुआत कहाँ से हुई है। मोस्टली जब ये अपनी राइटिंग्स लिखते हैं तो उसमें मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऐड करते हैं, उस लेंस से देखने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कहते हैं रॉल की थ्योरी जो दी है जस्टिस के प्रिंसिपल की, जिसके चलते हुए लोग जो हैं जस्टिस के प्रिंसिपल डिफाइन करते हैं, इसका राइट आंसर है अज्ञानता का पर्दा, यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस, जिसे जॉन रॉल्स ने दिया है अपने जस्टिस के कॉन्सेप्ट में। जॉन रॉल्स की बुक का नाम याद रखना है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 में पब्लिश होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है और इस बुक में वो बात करते हैं कि अगर हमने जस्टिस के प्रिंसिपल्स फाइंड आउट करने हैं और बहुत ही अनबायस तरीके से करने हैं, किसी तरह का कोई पक्षपात उसमें ना हो, तो वो कंसेप्ट लेकर आते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस का। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है कि इसके चलते हुए जिन लोगों ने जस्टिस के प्रिंसिपल डिफाइन करने हैं कि कैसे जस्टिस समाज में लेकर आई जानी चाहिए, उनको अपनी पोजीशन के बारे में नहीं पता होगा। वो अमीर है, वो गरीब है, वो कौन सी जात से आते हैं, कौन से धर्म से आते हैं, वो किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, उनके टैलेंट क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, ये सभी चीज़ें उनको नहीं पता होगी और वो जस्टिस के प्रिंसिपल डिफाइन करेंगे। और जब वो जस्टिस के प्रिंसिपल डिफाइन कर देंगे फिर हमें उन्हें बताएंगे कि आपकी समाज में क्या पोजीशन रहने वाली है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझे कि अगर रिजर्वेशन के लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप डिसाइड करोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप SC कैटेगरी से आते हो, OBC से आते हो, या जनरल कैटेगरी से आते हो, या PWD वाली कैटेगरी से आते हो। जब आप बता दोगे कि हाँ जी रिजर्वेशन के ये प्रिंसिपल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, फिर
जॉन रॉल्स कहते हैं हम ये जो अज्ञानता का पर्दा हटा देंगे और आपको बता देंगे कि आप भाई साहब फलानी फलानी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपने अपने लिए ही लॉ बनाया और वो आपके लिए लागू हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी जो समाज में पोजीशन है वो बाद में बताई जाएगी। तो तब तो कहते हैं आप जस्टिस के प्रिंसिपल पक्षपात के बिना बना पाओगे, बायस्ड वे में नहीं बना पाओगे। यही वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट है जॉन रॉल्स जो देते हैं। जॉन रॉल्स जब ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं वो कहते हैं कि हम जस्टिस के मोटा मोटी 2 प्रिंसिपल लेकर आ सकते हैं जब भी बात की जाएगी। वो 2 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? पहले प्रिंसिपल का नाम रखते हैं वो इक्वल बेसिक लिबर्टीज़, कि सबको राइट्स होने चाहिए बेसिक लिबर्टी के, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या ऐसे राइट्स है, तो ये सबके पास होने चाहिए, यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरे प्रिंसिपल को वो डिफरेंस प्रिंसिपल कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर समाज में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ रहती है, यानी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं रहती है, तो कहते हैं वो तभी आप अलाउ करोगे कि हाँ कुछ ना कुछ असमानताएं रह सकती है, रिच और पुअर में, अमीर और गरीब में अगर कुछ गैप बना रहता है, वो तभी कहते हैं जस्टिफाइड होगा जब लीस्ट एडवांटेज लोगों के लिए भी कुछ किया जाएगा। जो पिछड़े वर्ग हैं, जो गरीब है, दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए भी कुछ किया जा रहा है, तो तभी ठीक है। तो अमीर को अमीर कहते बनने दिया जाए, जितना बनता है बनने दिया जाए, जॉन रॉल्स नहीं रोकना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ पिछड़े वर्ग का क्या बेनिफिट हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो जॉन रॉल्स क्या कहते हैं, फिर अमीर अगर अमीर हो रहा है तो टैक्स की पॉलिसी लेकर आओ, उसके थोड़े से हिस्से के पैसे उस पिछड़े वर्ग को भी मिलने चाहिए, तो फिर हम कहते हैं ये चीज़ अलाउ करेंगे कि अमीर अमीर बनता जाए, फिर कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये असमानता तभी परमिसिबल है, ये सेकंड प्रिंसिपल में कहते हैं। और सेकंड प्रिंसिपल का एक और पार्ट है, वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है, जिसे कहते हैं अवसर की समानता सबको मिलनी चाहिए। तो सेकंड प्रिंसिपल में 2 पार्ट आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जस्टिस के उनके जो प्रिंसिपल है वो 2 ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन से थिंकर हैं जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के साथ नहीं एसोसिएट करते हैं, संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है जॉन रॉल्स। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी पे उन्होंने काम नहीं किया है, उन्होंने जस्टिस पे काम किया है लेकिन डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी पे नहीं। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, पहले तो ये समझिए। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कहती है कि सिर्फ आप वोटिंग तक सीमित ना रहो, कि आप वोट देते जा रहे हो बिना किसी डिस्कशन के, बिना कुछ डेलिब्रेट किए। डेलिब्रेट जो वर्ड है उसका मतलब ये है डिस्कशन करना और बड़े रीज़न तरीके से करना। सो तर्क संगत जो चर्चा होती है वही मेन डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का एक कोर कह लो आप। तो आप कहते हो कि पब्लिक जो है वो डिस्कशन करे, मुद्दों पर बात करे, चर्चा करे, उस पर तर्क करे और उससे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ लेकर आनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं लेकर आनी चाहिए। जैसे कि अबॉर्शन रिलेटेड लॉ को लेकर आने की ज़रूरत है या नहीं है, इस पर डिटेल्ड जो है चर्चा होनी चाहिए। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी ये कहेगा कि आप खाली वोटिंग मत दो कि लेकर आने चाहिए या नहीं लेकर आने चाहिए, येस और नो की वोटिंग मत रखा करो, रादर उस पर चर्चा की जानी चाहिए। ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का पार्ट है। इसमें डेविड मिलर जैसे थिंकर भी आते हैं, उनका काम है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी पर, उन्होंने काम किया है। और इसके साथ उगर हाबरमास भी आते हैं, जिन्होंने आइडियल स्पीच सिचुएशन जैसी या थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन जैसी थ्योरी डेवलप की है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को डिफाइन करते करते। जोशुआ कोहेन भी इसमें आते हैं, इवन उनकी राइटिंग है डेलिब्रेशन एंड डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, ये 1989 में आती है और ये भी डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के थिंकर कहलाते हैं। वहीं जॉन रॉल्स जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस पे काम करते हैं। जॉन रॉल्स का काम हमें डेमोक्रेसी की फील्ड में और खासकर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की फील्ड में नहीं दिखाई देता है, इसलिए ये आंसर बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज ए मिथ। ये कोट किसका है, ये किसने कहा है? ये बात कही है GDH कोल ने। अब ये बात क्या है, क्यों कहीं, इसके क्या मायने हैं, वो भी समझ लेते हैं। GDH कोल वो थिंकर है जो किसी ना किसी वे में गिल्ड सोशलिज्म के साथ एसोसिएटेड करते हैं। वो कहते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी के कोई मायने नहीं रह जाते अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। दूसरे और आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ कि ये कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास राइट टू वोटिंग है, आप अपनी पार्टी बना सकते हो या आप इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हो,
ये सारी पॉलिटिकल लिबर्टी आपको दे रखी है, लेकिन अगर आपके जेब में पैसे ही नहीं हैं तो क्या करोगे ऐसी पॉलिटिकल लिबर्टी का? ये तो कागजी बातें रह जाएंगी, जिसको वो कहते हैं कि ये सिर्फ लार्जली थ्योरेटिकल ही चीज़ें ही रह जाएगी, इसके कोई मायने नहीं होंगे। इसलिए एक्चुअली लोगों को एम्पावर करने के लिए, और जब मैं लोगों को बोलता हूँ GDH कोल, तब वहाँ पर वर्किंग क्लास की बात करते हैं, उनको एम्पावर करने के लिए इकोनॉमिक इक्वालिटी ज़रूरी है। ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही सोशलिज्म के प्रिंसिपल के साथ एसोसिएटेड है, जो कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ यानी पॉलिटिकल लिबर्टी के साथ इकोनॉमिक जस्टिस का होना ज़रूरी है, आर्थिक समानता का होना ज़रूरी है, आर्थिक न्याय का होना ज़रूरी है। ये GDH कोल का आइडिया है। पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉलिटिकल थॉट को लेकर आपसे ये पूछा गया है कि ये किस कंट्री में पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ था। इसका राइट आंसर है फ्रांस। अब फ्रांस कैसे है ये जान लो, क्योंकि इसके जो मेजर थिंकर है, मेन थिंकर मिड लेट 20s में लिखते हैं, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लिखना ही शुरू करते हैं। और उनके नाम देखिए कैसे हैं, जैसे कि मिशेल फूको, जैक दरिदा, जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड और जिलिस डिल्यूज। ये कौन है? ये सभी फ्रेंच थिंकर है और ये एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को डेवलप करने में। और पोस्ट मॉडर्निज्म किसकी बात करता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी चीज़ नहीं होती है, उसको चैलेंज करता है। कोई भी फिक्स्ड मीनिंग नहीं होते हैं किसी चीज़ के, मीनिंग जो है इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं। ये बताना चाहते हैं पावर कैसे वर्क करती है, और जैसे बायो पावर का आइडिया दिया है मिशेल फूको ने, उन सब चीज़ों को वो एनालिसिस करते हैं। ये सारी चीज़ें पोस्ट मॉडर्निज्म में कवर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, सभी मनुष्य समान रूप से उत्पन्न हुए हैं। ये किस डेक्लेरेशन में, ये किस घोषणा में इसकी बात की जाती है? ये अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा है, अमेरिकन डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें ये बात की जाती है। ये याद रखना है आपने। पहली बात, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, अमेरिकन डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1776 में आती है, उसमें ये फ्रेज़ पढ़ने को हमें मिलता है। और ये जो डेक्लेरेशन है मुख्य रूप से यानी प्राइमरीली किसने लिखी है? थॉमस जेफरसन ने लिखी है। ये भी आपने याद रखना है। और इसके साथ एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें 3 राइट्स की भी बात की गई है। वो है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड द राइट टू परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये 3 राइट की बात इसमें की गई है, जो वो कहते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं किसी भी गवर्नेंस के लिए। यानी कोई भी सरकार जब आएगी तो ये 3 राइट तो मुख्य रूप से वो प्रोटेक्ट करेगी ही करेगी। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद ये डेक्लेरेशन आता है जिसमें ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल जैसा फ्रेज यूज़ किया जाता है। ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये कॉन्सेप्ट किसके हैं, जिसमें एम्बिशियन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम आती है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हुए। तो ये किसने कॉन्सेप्ट दिया है? इसका राइट आंसर है ये रोनाल्ड ड्वर्किन का कॉन्सेप्ट है। रोनाल्ड ड्वर्किन कहते हैं कि रिसोर्सेज को जब बांटा जाए, ठीक है, उसमें अगर हम इक्वालिटी लेकर आने की कोशिश करते हैं तो वो 2 कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं इस चीज़ को समझाने के लिए। एक है एम्बिशियन सेंसिटिव स्कीम और दूसरी है एंडोमेंट इनसेंसिटिव अप्रोच, या जिसको इंश्योरेंस स्कीम भी कहते हैं। ये इसका मायने क्या है, इसके मतलब क्या है, वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। कहते कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि डिसेबल पैदा हो जाना, गरीब घर में पैदा हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है उसके कंट्रोल में नहीं है। और अगर ऐसी सिचुएशंस के साथ, ऐसी सर्कमस्टांसेस की वजह से उस इंसान की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है समाज में, तो कहते हैं हम उसे ठीक करेंगे, हम ऐसी इनइक्वालिटीज़ के लिए कॉम्पनसेट करेंगे, स्टेट जो है इस पे काम करेंगी। लेकिन एम्बिशियन सेंसिटिव चीज़ में वो कहते हैं, ये बात होगी एंडोमेंट सेंसिटिव, ठीक है, कि आपके सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं, उसको ठीक करना है। एम्बिशियन सेंसिटिव में ये हो गया कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, कुछ ऐसे डिसीज़न लिए जो आपकी पर्सनल चॉइसेस थी, उसकी वजह से हो सकता है आप गरीब हो गए, उसकी वजह से हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो गया, डिसेबल हो गया। ये सभी चीज़ों में कहते हैं स्टेट
काम नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी पर्सनल चॉइसेस की वजह से हुआ है। तो एक तरह से इसको ब्रूट लक या लक एगैलिटेरियनिज्म की थ्योरी में भी समझाया जाता है। एक होता है ब्रूट लक जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, किस्मत के मारे हुए, ठीक है, गरीब घर में पैदा हो गए, डिसेबल पैदा हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। और दूसरा होता है ऑप्शन लक जिसे वो कहते हैं एम्बिशन सेंसिटिव, जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें करते हो, कुछ डिसीजन ऐसे लाइफ में लेते हो जिसके आगे चल के आपको रिजल्ट जो है फेस करने पड़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। कहते हैं वहाँ पर स्टेट काम नहीं करेंगे, वहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर लोग जो है बियॉन्ड कंट्रोल वाली चीज़ों से उत्पीड़न हो रहे हैं, वहाँ पर जो है स्टेट काम करेगी। यही इस कंसेप्ट के ज़रिए समझाना चाहते हैं। एलिटिस्ट थ्योरी को मार्क्सिज्म के साथ कौन कंबाइन करके देखता है? इसका राइट आंसर है जेम्स बर्नम। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या कहते हैं वो। जेम्स बर्नम कहते हैं अपनी बुक द मैनेजरियल रेवोल्यूशन जो 1941 में आती है, वो कहते हैं ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म जो चल रहा था या मार्क्स का प्रोलेटेरियत रूल जो चल रहा था, कहते हैं वो तो अब ना समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं अब ना नई क्लास उत्पन्न हो रही है। वो कौन सी है? उसको वो कहते हैं मैनेजरियल एलीट क्लास उत्पन्न हो रही है। ना इसमें वर्किंग क्लास रूल करेगी, ना इसमें कोई कैपिटलिस्ट रूल करेंगे। ये मैनेजरियल एलीट क्लास है जो मैनेजर की पोजीशन पर है, ज़्यादा कंट्रोल जो है इनके पास रहने वाला है, पावर इनके पास रहने वाले हैं, ना वर्कर्स के पास रहने वाली है, ना कैपिटलिस्ट क्लास जिसे बुर्जुआस कहते हैं उनके पास नहीं होगी आने वाले टाइम पर। ये 1941 की बुक है, वहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी इस चीज़। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चन को। इसमें जो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि इक्वालिटी इज़ अननेचुरल एंड अनडिज़ायरेबल। ये एक कोट है, ये किसका है, ये किसने कहा? इसका राइट आंसर है ये अरिस्टोटल ने यानी अरस्तू ने कहा है। एक बार इसको समझ लेते हैं कि वो ऐसे क्यों कहते हैं। वो इक्वालिटी को अननेचुरल भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं अनडिज़ायरेबल है, यानी ये नेचर के नियम के अगेंस्ट अननेचुरल है, और अनडिज़ायरेबल का मतलब है हमें इसकी सोसाइटी में ज़रूरत नहीं है। जबकि आज की सोसाइटी में लिबर्टी और इक्वालिटी की कितनी बात हो रही है, लेकिन अरिस्टोटल नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं ये समझना है। वो कहते हैं नेचर में ही अगर हम देखें तो इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, नेचर में एग्जिस्ट करता है इनइक्वालिटी। कैसे? कहते हैं इंसान जब पैदा होता है डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ, डिफरेंट कैपेसिटीज़ के साथ ही पैदा होता है। सब में एक जैसे टैलेंट नहीं है, एक जैसी एबिलिटीज़ नहीं है, एक जैसी कैपेसिटीज़ ही नहीं है। तो इसलिए नेचर ने ही हमें ऐसे पैदा किया है। तो हम देख सकते हैं कि नेचर में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है और उसको आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वो मेरिटोक्रेटिक और हायरार्किकल सोसाइटीज़ की ज़रूर बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कुछ इंडिविजुअल जो होंगे वो ज्ञानी होंगे, फिलोसफर्स होंगे, रूलर्स होंगे, बहुत ही समझदार होंगे, वो जीनियस होंगे और वो नेचुरली जो है वो गवर्न करेंगे, वो रूल करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कैपेसिटीज़ और एबिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, वो स्लेव्स होंगे, वो वर्कर्स होंगे, क्योंकि नेचुरली यही सूट करेगा कि उनके ऊपर कोई ना कोई रूल करे, क्योंकि वो खुद इतने सक्षम नहीं है, इतने एबल नहीं है कि वो किसी तरह की गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सके। अपनी पॉलिटिक्स की राइटिंग में वो स्लेवरी को जस्टिफाई करने के लिए ये समझाते हैं कि कैसे नेचर में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, इक्वालिटी समानता एग्जिस्ट नहीं करती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जेएस मिल ने यूटिलिटी को कैसे डिफाइन किया है। इसका राइट आंसर है, वो कहते हैं यूटिलिटी का मतलब होता है प्लेजर का होना और पेन का ना होना, सुख का होना और पीड़ा का ना होना। अब ये चीज़ समझते हैं क्या है। यूटिलिटेरियनिज्म जेएस मिल की बुक है, 1863 में आती है। यूटिलिटी को वो डिफाइन करते हैं कहकर कि प्लेजर का होना और पेन का ना होना, उसकी एब्सेंस। जर्मनी बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म पर काम किया है और वो कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जिसमें आप हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज़ करो, यानी प्लेजर को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करो। प्लेजर और हैप्पीनेस बेंथम के लिए एक ही चीज़ है। मिल कहते हैं बेंथम के ये जो व्यू में जिसमें वो प्लेजर को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, वो एक और पॉइंट उसमें ऐड कर देते हैं, एक रिवीजन ऐड कर देते हैं। क्या चेंज लेकर आते हैं? वो कहते हैं कि प्लेजर दो तरह के हो सकते हैं।
एक होते हैं इंटेलेक्चुअल और मॉरल प्लेजर, जो कहते हैं कि सुपीरियर होते हैं फिजिकल प्लेजर से। इंटेलेक्चुअल और मॉरल प्लेजर में आ जाता है आर्ट से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल चीज़ें जो भी होगी वो सब कुछ इसमें आ जाता है। वहीं फिजिकल प्लेजर जिसमें आप जो है ड्रग्स ले रहे हो, शराब पी रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो शारीरिक सुख के साथ ही संबंधित रखती है, वो कहते हैं वो लोअर फॉर्म ऑफ प्लेजर है और ज़्यादा प्राथमिकता हमें देनी चाहिए जो हायर फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्लेजर को, मॉरल प्लेजर को। ये किस थिंकर ने कहा है ओमनीपोटेंट सॉवरेन का जो आइडिया है, ये किसका है? इसका राइट आंसर है थॉमस हॉब्स ने कहा है। ओमनीपोटेंट सॉवरेन का मतलब हो गया सर्वशक्तिमान सॉवरेन, और ये जो सर्वशक्तिमान सॉवरेन है इसको हम एब्सोल्यूट सॉवरेन भी कहते हैं। उसने एग्जामिनर ने डायरेक्ट एब्सोल्यूट सॉवरेन नहीं लिखा है, उसने ओमनीपोटेंट लिख दिया है। तो ये शब्दों का हेरफेर अगर वो करता है, आपको ध्यान रखना है कि वो क्या कर रहा है। थॉमस हॉब्स की बुक आती है लेवियाथन, 1651 में पब्लिश होती है। उसमें वो स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट देते हैं, समझाते हैं उसके बारे में कि कैसे वो अनार्की की स्टेट है, वहाँ पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई लॉ वर्क नहीं कर रहा है। इससे अगर बाहर आना है तो इंडिविजुअल को अपनी जो सारे राइट्स हैं वो एक सिंगल पावर को देनी होगी जिसे वो कहते हैं एब्सोल्यूट सोवरेन, और वही सिक्योरिटी, ऑर्डर और सोशल स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है इंडिविजुअल की लाइफ में। इसके साथ आपने याद रखना है, अगर थॉमस हॉब्स एब्सोल्यूट सॉवरेन की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर लॉक बात करते हैं लिमिटेड सॉवरेन की, और रूजो बात करते हैं पॉपुलर सॉवरेन की। ये आपने याद रखना है कि कौन सा थिंकर किस टाइप की सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि वन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ वंस फादर बट नॉट द लॉस ऑफ पैट्रिमोनी। ये किसने कहा? ये किसका कोट है? इसका राइट आंसर है मैकियावेली का। इसका मतलब क्या है? वो ह्यूमन नेचर के बारे में बेसिकली बता रहे हैं कि इंसान अपने पिता की मृत्यु तो भूल सकता है भाई, लेकिन उसकी कोई वेल्थ का नुकसान हो जाए, लॉस ऑफ पैट्रिमनी का मतलब है संपत्ति का कोई नुकसान हो जाए, तो उसको वो कभी नहीं भूल सकता। द प्रिंस उनकी एक राइटिंग है जो 1513 में पब्लिश होती है, उसमें ये चीज़ वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोट के ज़रिए या इस चीज़ के ज़रिए वो बताते हैं रूलर्स को कि कैसे आपने ये एक्सपेक्ट, ये चीज़ ह्यूमन नेचर के बारे में आपने समझनी है, और अगर आपने शासन करना है, अपनी पावर को मेंटेन करना है और राज करना है, गवर्नेंस पे पार्टिसिपेट करना है, तो आपको ऐसे ह्यूमन नेचर के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रिंस का यहाँ पर काम बल जाता है इंडिविजुअल की वेल्थ एंड प्रॉपर्टी को किसी तरह से वो सिक्योर करे। अगले क्वेश्चन आते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के। हालांकि ये दोनों क्लब सेक्शन हैं आपके यूपी के सिलेबस में, बट अलग अलग करके हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सी चीज़ मेंशन नहीं है। इसका राइट आंसर है डिसआर्मामेंट मेंशन नहीं है, क्योंकि डिसआर्मामेंट जैसी चीज़ें जो हैं वो मोस्टली कोल्ड वॉर के टाइम पर या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ही चर्चा में आती हैं, लेकिन पहले इस पे चर्चा नहीं की जाती है। क्योंकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो इकोनॉमिक्स पे बात करता है, मिलिट्री स्ट्रेटजी पे बात करता है, डिप्लोमेसी पे बात करता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे बात करता है, वॉर स्ट्रेटजीज पे बात करता है, लेकिन डिसआर्मामेंट का जो पार्ट है वो उसमें कवर नहीं है, उसकी बात नहीं की गई है। अब आपसे ये पूछा गया है वो कौन से इंडियन थे, वो कौन से भारतीय नेता थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थी वो अटेंड की थी। इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन तीनों जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो तीनों को ही अटेंड करते हैं। कब होती है? ये 1930 और 1932 के बीच में होती है। कहाँ होती है? ये लंदन में होती है। और इसमें क्या करते हैं वो? डिप्रेस्ड क्लासेस यानी दलित, उनके राइट्स के लिए वो स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट की भी डिमांड वो करते हैं। और महात्मा गांधी जो है वो सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम सॉल्व करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चन को। इसमें जो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की होती है उनमें से कौन सा इसका फीचर है वो आपने बताना है, कौन सी विशेषता इसकी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
ये फैक्ट्स और वैल्यूज़ को इंटररिलेट करती है, ना डिस्कार्ड करती है ना डिसएग्रीगेट करती है, जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है। ये पता होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन आप डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच जब भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने की कोशिश करती है तो उसका फोकस रहता है हिस्टोरिकल, फिलॉसफिकल और नॉर्मेटिव एनालिसिस उसमें देना, जिसका मतलब है वो अपने आप से चीज़ें बताएगी कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी सरकारें अच्छी होती है, कौन सी सरकारें बुरी होती है। ये कौन सी सरकारें अच्छी या बुरी होना ही अपने आप में वैल्यू ऐड कर देना है, यानी एक नॉर्मेटिव एनालिसिस जो है उसमें ऐड कर देना है। और ये फैक्ट्स और वैल्यूज़ को सेपरेट करने की बात नहीं करती है ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोचेस करती होगी जो बिहेवियर रेवोल्यूशन के बाद इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन ये नहीं करती है। इसमें लीगल इंस्टीट्यूशनल की स्टडी की जाती है, कोई भी गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन की स्टडी की जाती है कि पार्लियामेंट कैसा होना चाहिए, जुडिशरी के क्या क्या रोल होने चाहिए, क्या पावर होनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। तो जब ये चाहिए शब्द ऐड होने लगते हैं तो इसका मतलब है काफ़ी ये वैल्यूज़ को साथ लेकर चल रही है, नॉर्मेटिव एनालिसिस इसका जो है ज़्यादा कर रही है। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में ऐसा रहता था। डेविड ईस्टन ने जो पॉलिटिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया है वो कौन से डिसिप्लिन से उठाया गया है, डराइव किया गया है? इसका राइट आंसर है वो बायोलॉजिकल साइंस के जो डिसिप्लिन है वहाँ से उठाया गया है। बायोलॉजिकल साइंस से कैसे उठाया गया है? क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में वो कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे सर्वाइव करता है, इसके लिए बायोलॉजिकल साइंस भी यही बताती है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। तो वहाँ से उन्होंने उठाया है, जिससे वो बताते हैं कि जैसे ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पार्ट से बना होता है, ऐसे ही पॉलिटिकल सिस्टम भी कई सारे पार्ट से बना होता है, जैसे में वो इनपुट और आउटपुट करके एक अपना एनालिसिस देते हैं, अपनी सिस्टम थ्योरी देते हैं, जो बनाए रखता है स्टेबिलिटी को, सिस्टम को। इनपुट के रूप में लोग जो है डिमांड रखते हैं गवर्नमेंट को और उन्हें सपोर्ट देते हैं अगर उनकी डिमांड पूरी हो रही है। वहीं आउटपुट में गवर्नमेंट जो है इनके डिमांड के बेसिस पे पॉलिसीज़ और डिसीजन लेती है। तो ये एक वे है ऑफ एक्सप्लेनेशन है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, कैसे वो अपनी स्टेबिलिटी कायम रख सकते हैं। तो वो एक सिस्टम थ्योरी के ज़रिए हमें वो समझाना चाहते थे। अगले क्वेश्चन में ये एक नया क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है 9 ग्रैंड प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन का आइडिया इनमें से किसने दिया? ये क्वेश्चन डिस्कस भी नहीं किया जाता, पॉपुलर भी नहीं है, हम ज़्यादा PYQs में इसको देखते भी नहीं है। CF ब्लैक इसका आंसर है, ये याद रख लेना है। और ये समझ लेते हैं कि ये है क्या, किस चीज़ के बारे में यहाँ पर जो है बात हो रही है। तो ब्लैक बेसिकली क्या कहते हैं? वो कहते हैं हर सोसाइटी एक ट्रांजिशन फेज से गुजरती है, वो ट्रेडिशनल से मॉडर्न फेज से गुजरती है और उसको वहाँ से गुजरने के लिए वो जो ट्रांजिशन फेज होता है बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना होता है। वो उसी प्रोसेस को कहते हैं 9 ग्रैंड प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जिसमें वो कहते हैं उसको अर्बनाइजेशन से गुजरना होगा, सेकुलराइजेशन से गुजरना होगा, डेमोक्रेटाइजेशन और सिमिलरली इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी गुजरना होगा। तो ऐसे वो 9 मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस बताते हैं जो एक सोसाइटी को कवर करने होंगे ट्रेडिशन से मॉडर्न की तरफ जाते हुए। तो ये ब्लैक का आइडिया है, ये अब आपने याद रख लेना है अगर दोबारा इन केस पूछा जाता है। संभावना रहती है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि अगर 100% आपका एग्ज़ाम दे रखा है तो उसमें से 10 to 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए आ रखे होते हैं, जो कभी सुने नहीं होंगे, जो प्रिडिक्टेबल भी नहीं थे, जो पढ़ते वक्त लगा भी नहीं था कि पूछे लिए जाएंगे, और जो बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट्स, नए थिंकर का नाम होता है, नई चीज़ पे होता है। तो ऐसी चीज़ों को देख कर घबराना नहीं, ये हर पेपर में आने वाले हैं। वो नया इसलिए ही होगा क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं था। तो कभी भी कोई भी 100% तैयारी के साथ नहीं जा सकता कि उसको हर क्वेश्चन का आंसर ही आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन नए आते रहते हैं, जिनमें से पिछला क्वेश्चन हमने देखा ऐसा ही है। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जो 1787 में होती है USA की, उसमें कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को रिवाइज करने की बात रखी जाती है? इसका राइट आंसर है कॉन्फेडरेशन पे उन्होंने काम करना था जब ये कन्वेंशन करवाई जाती है। अब बात यह है कि वो चाहते थे कि कॉन्फेडरेशन जो हमने बनाई है उसके कुछ आर्टिकल्स हम रिवाइज करेंगे, इसलिए ये बैठक बुलाते हैं, ये कन्वेंशन बुलाते हैं, जिसे कहते हैं फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ऑफ 1787। कॉन्फेडरेशन के आर्टिकल तो रिवाइज करने थे, लेकिन
हो क्या जाता है, वो एक नया बिल्कुल ही फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आज के टाइम पर देखा जाता है। तो कॉन्फेडरेशन सिस्टम जो चल रहा था वो बदल कर बन जाता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओरिजिनल तो कॉन्फेडरेशन के लिए ही बुलाई गई थी, इसलिए कॉन्फेडरेशन इसका आंसर है, लेकिन ये बदल कर सिस्टम बना देते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम रहेगा जहाँ पर नेशन यानी नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी एक, और स्टेट गवर्नमेंट्स होगी जिनकी पावर जो है किसी तरह से बैलेंस की जाएगी, क्योंकि पहले जो सिस्टम था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत वीक थी। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम ये क्रिएट करते हैं ऐसी कन्वेंशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जब कौन सी गवर्नमेंट बनाने के लिए एक प्री कंडीशन बनती है, कौन सी सरकार बनाने से पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक प्री कंडीशन बनती है, तो कैसी टाइप ऑफ सरकार? डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक सरकार। जहाँ पर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लेकर आया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो लिमिट की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशन से ही ड्राइव की जाएगी। सरकार के पास कौन कौन सी पावर है, चेक एंड बैलेंस क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। रूल ऑफ लॉ कैसा रहेगा, उसके नागरिकों को फंडामेंटल राइट कैसे रहेंगे, तो सारा कुछ वहाँ पर ऑलरेडी डिसाइडेड हो, तभी जाकर वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन सकती है। यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सिद्धांत कहता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो किस कंट्री ने सबसे पहले फॉलो किया, कहाँ से ये प्रिंसिपल निकल कर आता है? ये अमेरिका में निकल कर आता है और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, PYQ में आता ही रहता है। देखिए यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन 1787 जैसे मैंने बताया फिलाडेल्फिया कन्वेंशन से ये बन जाता है। कहाँ से ये इन्फ्लुएंस होता है? मोंटेस्क्यू की एक थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर, जो उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ उनकी एक बुक है वहाँ पर दी है। वो बुक कब आती है? 1748 में आती है। मोंटेस्क्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, स्पिरिट ऑफ लॉ, ये 3 कीवर्ड याद रखने हैं और तब जाकर ये आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं अपने आप। यूएस पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है? वो कहता है 3 ब्रांचेस में सेपरेशन ऑफ पावर हो जानी चाहिए। एक होगी लेजिस्लेटिव यानी विधान पालिका होगी जो लॉ बनाएगी, एक होगी कार्यपालिका जो लॉ को इन्फोर्स करेगी जिसे एग्जेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में, एक होगी जुडिशियल जिसे न्यायपालिका कहते हैं वो लॉ को इंटरप्रेट करेगी। तो यूएस के केस में जो विधान पालिका है वो कांग्रेस होगी, वहाँ की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, और कार्यपालिका होगी प्रेसिडेंट जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, और वहाँ की जुडिशरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगी न्यायपालिका जो लॉ को इंटरप्रेट करेगी। अब इन तीनों में चेक एंड बैलेंस बना रहेगा, तीनों ही एक दूसरे की पावर को जो है चेक करते रहेंगे और बैलेंस करते रहेंगे ताकि किसी की भी पावर इंक्रीज ना हो जाए। इसको चलते हुए सेपरेशन ऑफ पावर का सिस्टम लेकर आया जाता है। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन पॉलिटिकल कल्चर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पॉलिटिकल कल्चर का मतलब होता है पॉलिटिकल बिलीव्स कैसे हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज़ किसी कंट्री में कैसे हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली हो गया कि आप अपने सरकार को कैसे देखते हो, सरकारी इंस्टीट्यूशन यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, और उस प्रोसेस को कैसे देखते हैं लोग, कितनी अवेयरनेस है उनमें, कितना वो पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन और प्रोसेसेस में। यही चीज़ को पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। तो ये जो सिस्टम है या ये एक कॉन्सेप्ट है उसे हमें ये पता चलता है कि एक कंट्री में वहाँ पर लोग कितने एक्टिव है, सिटीज़न कितने एक्टिव है, वहाँ का पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, गवर्नेंस कैसे इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सारी चीज़ें को स्टडी करना, पॉलिटिकल कल्चर की स्टडी करना कहते हैं। गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा जैसे ये थिंकर्स ने स्टडी की है और इन्होंने कहा है मोटा मोटी वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिकल कल्चर 3 तरीके का पाया जाता है, 3 टाइप्स का। और सबसे पहला उसमें आता है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें लोगों को अवेयरनेस नहीं है अपनी पॉलिटिक्स के बारे में, अपनी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, क्योंकि अब अवेयरनेस ही नहीं है तो वो पॉलिटिक्स में कुछ खास इन्वॉल्व भी नहीं करते, पार्टिसिपेट भी नहीं करते। दूसरा है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें अवेयरनेस तो एग्जिस्ट करती है लेकिन उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ही लिमिटेड है। तीसरा है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। नाम से पता चल रहा है पार्टिसिपेंट का मतलब होगा एक्टिवली वहाँ के सिटीजन पॉलिटिक्स और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है और पार्टिसिपेशन भी उनकी अच्छी खासी है। तो ये 3 टाइप पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनकर आता है। आपसे पूछा गया इनमें से कौन से थिंकर जो है फेडरलिज्म
की थ्योरी के साथ डील नहीं करते हैं, डेविड ईस्टन नहीं करते हैं, लेकिन बाकी सभी करते हैं। क्योंकि अगर मेडिसन और जेफरसन की हम बात करें तो फेडरलिज्म पर उनका काम भी अच्छा खासा है, और यहाँ तक कि मेडिसन का एक फेडरलिस्ट पेपर करके राइटिंग है, वर्क है, वो बहुत ही फेमस है, जो फेडरल स्ट्रक्चर को डिटेल में बताता है। वो स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर के फेवर में है। मेडिसन और थॉमस जेफरसन की अगर बात करें वो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के ज़्यादा फेवर में है। वहीं केसी वेयर की अगर हम बात करें तो वो फेडरल गवर्नमेंट, उनकी एक राइटिंग है जो 1946 में होती है, वहाँ पर वो फेडरलिज्म को डिटेल में चर्चा करते हैं कि कैसे फेडरलिज्म क्या होता है, जैसे सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट है उनमें पावर डिवाइड हो, ऐसी चीज़ें वो बात करते हैं। केसी वेयर जो है वो फेमस है क्वाजी फेडरल इंडियन फेडरल सिस्टम को कमेंट करने में, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता होता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। डेविड ईस्टन अब जो है वो फेडरलिज्म पर काम नहीं करते, उनका काम ज़्यादा सिस्टम थ्योरी पर है, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं जो पीछे हम समझ कर भी आए हैं, इसलिए डेविड ईस्टन जो है करेक्ट आंसर है, और डेविड ईस्टन फेडरलिज्म पर काम नहीं करते हैं। अब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये है कि 14 पॉइंट्स प्रोग्राम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान दिया जाता है वो इनमें से कौन देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, वुडरो विल्सन देते हैं। PYQ है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 14 पॉइंट्स प्रोग्राम वुडरो विल्सन प्रपोज करते हैं। वुडरो विल्सन कौन थे? यूनाइटेड स्टेट US के प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड वॉर 1 जब चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के दौरान ये एक स्पीच देते हैं US की पार्लियामेंट, जिसे कांग्रेस कहते हैं, 1918 में, और यहाँ पर ये एक फ्रेमवर्क लेते हैं। 14 पॉइंट्स का मतलब एक फ्रेमवर्क देते हैं। वो कहते हैं अगर हम फॉलो करें सभी कंट्रीज़ मिलकर तो हो सकता है फ्यूचर में वॉर की ज़रूरत ना पड़े और कन्फ्लिक्ट्स जो हैं हम उनको रोक पाएँ। उन 14 पॉइंट्स में से बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं, 14 प्रिंसिपल आते हैं, जिनमें से कुछ है जैसे कि हर कंट्री को अपना निर्णय लेने का राइट होना चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल दबाव उस पर नहीं होना चाहिए, डिप्लोमेसी जो है सीक्रेट नहीं होनी चाहिए, ओपन कर देनी चाहिए, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना चाहिए, डिसआर्मामेंट होना चाहिए, और एक लीग ऑफ नेशन बनाना चाहिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो ये सब चीज़ों पर ध्यान रखे कि कन्फ्लिक्ट्स ना बढ़े और पीस की संभावना जो है इंटरनेशनल अरीना पे बनी रहे। ये एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट थी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के चलते हुए, और वहाँ पर विल्सन अपना ये पॉइंट रखते हैं, और इसकी वजह से उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिलता है इन काम की वजह से। अगले क्वेश्चन में से आपसे पूछा गया है कि अगर यूनाइटेड नेशन UN की मेंबरशिप लेनी है तो उसका डिसीजन कौन लेता है? इसका राइट आंसर है जनरल असेंबली लेती है, और उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की एडवाइस पे रहती है। सिक्योरिटी काउंसिल जो उसे एडवाइस देती है वो उस पर बाइंडिंग भी हो जाती है। समझते हैं इसको कि ये कैसे लिया जाता है। आर्टिकल 4 जो UN चार्टर का है उसमें ये सारा प्रोसेस बताया गया है कि कैसे मेंबरशिप बनती है। तो कैसे होता है? सबसे पहले होती है एप्लीकेशन। अगर कोई स्टेट, कोई कंट्री UN के मेंबरशिप लेना चाहता है तो UN के सेक्रेटरी जनरल को एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा। फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो है उस एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी और उस पर अपनी रिकमेंडेशन देगी। जब 5 के 5 मेंबर अपनी रिकमेंडेशन दे देते हैं कि हाँ इस कंट्री को जो है UN का मेंबर बनना चाहिए, तो फिर ही जाकर आगे जो है एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी जनरल असेंबली को। लेकिन उनमें से अगर कोई एक कंट्री भी अपनी वीटो पावर यूज़ कर ले कि नहीं बनने देंगे हम इसको मेंबर UN का, तो वो नहीं बन पाएगा, वो वहीं का वहीं डिसीज़न थम जाएगा, वो नहीं मेंबर बन पाएगा। अब सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन मिलने के बाद जनरल असेंबली के पास जब वो पहुंचेगी रिकमेंडेशन, तो जनरल असेंबली जो है उस पर वोटिंग करेगी। 2/3 मेजॉरिटी की वोट होने के बाद जो है उसको जो है UN का मेंबर कंट्री को बना लिया जाएगा। ये याद रखना, जनरल असेंबली अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती है। सिक्योरिटी काउंसिल ने जो अप्रूवल दे दी है वो उसको लेकर बाउंड है। तो यानी जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा दी गई रिकमेंडेशन को कभी रिजेक्ट ही नहीं कर पाएगी, ये कहने का यहाँ पर मतलब है। अगले क्वेश्चन में आपसे यूँ पूछा गया है कि सार्क का नया मेंबर इनमें से कौन शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर है अफ़गानिस्तान। सार्क क्योंकि जब बनती है 1985 में, दिसंबर 8 में बनती है, और इसके 7 फाउंडिंग मेंबर होते हैं जिनमें नाम आता है बांग्लादेश, भूटान,
इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। लेकिन जो इसके 8वें मेंबर है वो अफगानिस्तान बनते हैं। ढाका बांग्लादेश में 30th सार्क समिट होता है, जहां पर फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अफगानिस्तान इसके नए मेंबर होंगे 2005 में। और फिर फाइनलाइज कब की जाती है इसकी मेंबरशिप, या कह लो कि ऑफिशियली कब वो ज्वाइन करते हैं, वो करते हैं 14th सार्क समिट में, जो न्यू दिल्ली में होता है 2007 में। आपने समिट का नाम भी याद रखना है। ये भी पूछ लेते होते हैं कि कौन से समिट में सार्क के अफगानिस्तान को जो है सार्क में शामिल कराया जाता है। तो वो 14th सार्क समिट है, वो नई दिल्ली में हुआ था और 2007 में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 26th जो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई है वो कौन सी कंट्री में हुई है। इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम, यूके में हुई है। सबसे पहले तो ये समझ ले, ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा है क्योंकि 2021 में ही आपका एग्ज़ाम हुआ है और वहीं पर आपको ये चीज़ पूछी गई थी। तो ये COP26 जो कॉन्फ्रेंस है ये ग्लासगो यूके में होती है। अक्टूबर 31 से लेकर नवंबर 13, 2021 तक चलती है। अब यूके इसको इटली के साथ पार्टनरशिप करके होस्ट करता है, क्योंकि जो प्री COP इवेंट्स होते हैं कॉन्फ्रेंस के वो इटली करता है और बाकी के सभी जो मेन इवेंट्स है वो यूके ऑर्गेनाइज करता है। COP26 इस कॉन्फ्रेंस में होता क्या है कि पेरिस एग्रीमेंट जो हो रखा है क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसके जो गोल्स को अचीव करना है उसको कहते हैं कि उसको एक्सीलरेट किया जा रहा है, कि जल्दी जल्दी अचीव किए जाए गोल, इस पे काम किया जा रहा है। और ये बात करता है यूएन के जो फ्रेमवर्क है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका भी जो फ्रेमवर्क है उसको भी अच्छे से जो है कवर करना है। तो ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस का पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इनमें से कौन से रियलिस्ट थ्योरी नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जोसेफ नाई नहीं है, बाकी तीनों के तीनों हैं। रियलिस्ट थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन में पावर की बात करती है, नेशनल इंटरेस्ट की बात करती है, अराजकता अनार्किक नेचर की बात करती है। अब इसमें हंस जे मोरगैंथो जो है, जिनकी फेमस बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस 1948 में आती है, वो रियलिस्ट कहलाए जाते हैं। कैनेथ W थॉमसन जो है वो मोरगैंथो के ही एक डिसाइपल है, मतलब उनके ही एक शिष्य हैं, वो भी रियलिस्ट थ्योरी में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं जॉर्ज F कैनन जो है वो भी एक रियलिस्ट थिंकर है और वो जाने जाते हैं अपने एक काम जिसको वो कहते हैं लॉन्ग टेलीग्राम, क्योंकि मास्को से वो अमेरिका में एक टेलीग्राम लिखकर भेजते हैं 1940s के बाद कि सोवियत यूनियन की क्या इंटेंशन है अमेरिका को लेकर। वो 8000 वर्ड का एक टेलीग्राम लिखते हैं, इसलिए वो टेलीग्राम बहुत ही चर्चा में रहता है हिस्ट्री में, उसे लॉन्ग टेलीग्राम कहते हैं। और इवन कोल्ड वार में सोवियत यूनियन को कंटेन करने की स्ट्रेटजी जो है वो भी यही प्रोवाइड करते हैं जॉर्ज F कैनन, इसलिए ये फेमस है। अब जोसेफ नाई की बात करें तो जोसेफ नाई पॉपुलर है सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट डेवलप करने में, और ये रियलिस्ट थ्योरी में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। इनका काम काउंट किया जाता है नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म में, और रॉबर्ट क्योहेन के साथ मिलकर ये काम करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस पे भी जो है इनका जोसेफ नाई का काम रहता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो जोसेफ नाई थे। डैग हैमरशोल्ड ये कौन है ये पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि ये UN सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। डैग हैमरशोल्ड क्या थे, एक स्वीडिश डिप्लोमेट थे जो सेकंड सेक्रेटरी जनरल बनते हैं UN के, 1953 से लेकर 1961 तक रहते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर सेक्रेटरी जनरल रहते हैं UN के, क्योंकि इन्होंने जो पीस कीपिंग के लिए एफर्ट्स लगाए होते हैं और कोल्ड वार में कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर काम किया होता है, उसके लिए ये फेमस होते हैं। ये प्लेन क्रैश में इनकी एक डेथ हो जाती है। कॉन्गो क्राइसिस को लेकर एक पीस मिशन में जा रहे होते हैं प्लेन में, और वहीं प्लेन क्रैश हो जाता है, उनसे उनकी डेथ हो जाती है। इनके काम के लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिलता है इनकी डेथ के बाद 1961 में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है WTO का हेडक्वार्टर इनमें से कहाँ पर पाया जाता है। वो जेनेवा में पाया जाता है।
जिनेवा कहाँ पर पाया जाता है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में पाया जाता है और वहाँ पर पाया जाता है WTO का हेडक्वार्टर। 1995 में WTO बना था गैट को रिप्लेस करके। गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये क्या करता है? ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करता है, रूल्स बनाता है, डिस्प्यूट्स जो होती है कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड रिलेटेड उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब जैसे आजकल अमेरिका टैरिफ लगा रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ पर और उसके जवाब में चाइना भी लगा रहा है, तो ये जो टैरिफ वॉर चल रही है इसको रेगुलेट करने का काम जो है, इसको ठीक करने का काम WTO का ही है। अब WTO का रोल जो है आने वाले दिनों में बढ़ने की संभावना है। करंट जो इसके डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है अंगोजी ओकोंजो-इवेला। ये भी आपने याद रख लेना है, कभी कभी पूछ लेते हैं। और मेंबर कंट्रीज जो टोटल WTO की है वो 164 नेशंस है। चलिए अब इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं एक एक करके। और सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये है कि इंडो नेपाल ट्रीटी पीस एंड फ्रेंडशिप, ये ट्रीटी का पूरा नाम है, ये कब साइन की जाती है और उसकी आपने डेट बतानी है। आई थिंक हिंदी का मैं रीड कर रहा हूँ, यहाँ पर गलत ट्रांसलेशन हो रखी है, तो कोई बात नहीं, आप इग्नोर करिए, इंग्लिश वाला पढ़िए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1950 में ये साइन की जाती है। चलिए थोड़ा सा इसको हम समझ भी लेते हैं। 1950 जुलाई 31 में ये साइन की जाती है, जिसका फुल नेम है इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ये ट्रीटी कहाँ पर साइन की जाती है? काठमांडू में की जाती है। इंडिया की ओर से कौन जाता है? एक इंडियन एम्बेसडर जाते हैं, चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह उनका नाम है, और नेपाली प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा, ये दोनों मिलके साइन करते हैं। यानी इंडिया के PM नहीं जाते हैं इसे साइन करने, ये आपको ध्यान रखना होगा अगर कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इस ट्रीटी में क्या बातें की गई है? म्यूचुअल सिक्योरिटी की बातें की गई है, ओपन बॉर्डर्स की बातें की गई है, एक दूसरे के सिटीज़न को इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात की गई है। हालांकि ये इंडिया और नेपाल की एक स्पेशल रिलेशनशिप को दर्शाती है ट्रीटी, लेकिन फिर भी इंडिया और नेपाल में डिबेट चलती रहती है सॉवरेनिटी और इक्वालिटी के इशू को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुछ पेयर दिए गए हैं और आपने बताना है इनमें से कौन से पेयर जो है करेक्ट नहीं है, इज़ नॉट करेक्ट। इसका राइट आंसर है LTTE जो है वो इंडिया में नहीं पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है वो? पहले तो समझिए LTTE है क्या? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये पाई जाती है श्रीलंका में, ये श्रीलंका में बेस है। और ये क्या करती है? ये किसकी लिबरेशन की बात करती है? चाहती है तमिल स्टेट बनाई जाए, और ये इंडिया में नहीं चाहती है, ये श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न इलाकों में, यानी उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका के इलाकों में ये इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की डिमांड करती है। बाकी जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान बेस्ड है, ये ठीक ही था। आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिक आर्मी है IRA, और ISIS जो है वो सीरिया और इराक में ओरिजिनेटेड है। इवन नाम की फुल फॉर्म में भी कहाँ पर बेस है लिखा आता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में बेसिस कर रही है, ये सब पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन जो है बनाए जाते पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैगस्थनीज जो है वो इंडिया आते हैं किसके रूल में? इसका राइट आंसर है वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य, बट ये हमारे ऐसा लग रहा है जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन हम इसको इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये ग्रीक एम्बेसडर जो है विजिट करते हैं। बेसिकली इन्हें ग्रीक के रूलर तब जो थे सेलेक्यूस वन नेक्टर, उन्हें भेजते हैं मौर्यन कोर्ट में। ये वहाँ पर जाकर एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है इंडिका, जहाँ से हमें सब कुछ पता चलता है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था तब, सोसाइटी कैसी थी, इंडिया की ज्योग्राफी तब कैसी थी, ये सारी चीज़ें हमें उसी बुक से पता चलती है। अगले क्वेश्चन में पूछा है 1971 में जब इंडो रशिया ट्रीटी साइन होती है तो USSR के प्रेसिडेंट कौन थे, उनका नाम क्या है? उसका नाम था लियोनिड ब्रेजनेव थे। ये नाम आपको याद होना चाहिए। तो 1971 में ये ट्रीटी साइन की जाती है, इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी करते हैं और USS की तरफ से ब्रेजनेव करते हैं। और इस ट्रीटी में बात ये की गई होती है कि जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 का चल रहा है उसमें सोवियत यूनियन जो है इंडिया को सपोर्ट करेगा। ये ट्रीटी के चलते हुए इंडिया के USSR के जो संबंध है डिफेंस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल में बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है लियाकत अली। तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। लियाकत अली जो है पहले प्रधानमंत्री रहते हैं। इसकी याद रखना 1947 से लेकर 1951 तक ये इनका टेन्योर रहता है। मोहम्मद अली जिन्ना के ये काफ़ी
क्लोज एसोसिएट थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कहलाए जाते हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं शुरू के टाइम पर, उनमें उन्होंने एक की रोल प्ले किया गया है। 1951 रावलपिंडी में इनकी हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस कंट्री ने एनपीटी ट्रीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया है? इसका राइट आंसर है ईरान ने साइन किया है। इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल तीनों ही ऐसी कंट्री है जिन्होंने इसे साइन नहीं किया है। एनपीटी ट्रीटी जब फोर्स की जाती है वो टाइम था 1970 का। 191 कंट्रीज़ ने इसको साइन कर रखा है, यानी ये सभी कंट्रीज़ जो है इस ट्रीटी के दायरे के अंदर आ जाती है। और इसके चलते हुए ये कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकती है, एक्वायर नहीं कर सकती है, क्योंकि इस ट्रीटी का एम ही यही था कि न्यूक्लियर वेपन्स ज़्यादा स्प्रेड ना करे, दूसरी कंट्री एक्वायर ना कर पाए, डिसआर्मामेंट को प्रमोट करना चाहती थी और उसको लेकर था। इंडिया और पाकिस्तान ने ये ट्रीटी को साइन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो दोनों ही मानते हैं कि ये अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरी कंट्रियों को न्यूक्लियर वेपन रखने से रोकने का मतलब ये है कि सिर्फ वही कंट्री न्यूक्लियर वेपन रख सकती है जो ऑलरेडी एक्वायर कर चुकी है, लेकिन दूसरी नहीं कर सकती। तो यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना जैसी कंट्री, 5 कंट्रियों का दबदबा तो कहते पूरे वर्ल्ड पे रहेगा, लेकिन कोई और कंट्री अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहती है, न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहती है, तो उन्हें रोका जा रहा है। तो ये तो एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी होगी और इसके चलते उन्होंने साइन नहीं किया। इजराइल का जो साइन ना करने का रीज़न है उसमें एक कहा जाता है कि इजराइल ने एक न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी की पॉलिसी बना रखी है। कभी भी इजराइल ने पब्लिकली ये कंफर्म नहीं किया है और ना ही कभी ये पब्लिकली डिनाई किया है कि वो न्यूक्लियर वेपन पोजेस करता है। उसने इस ट्रीटी को डिक्लाइन करने का जो रीज़न दिया है वो कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में कुछ सिक्योरिटी रीज़न के कंसर्न को लेकर हम ये ट्रीटी साइन नहीं करेंगे। वही ईरान ये ट्रीटी तभी साइन कर देता है जब ये ट्रीटी आती है 68 में, जैसे आती है 70 में ये फोर्स की जाती है। आपको पता होना चाहिए ट्रीटी आती कब है, कब ये साइन के लिए रखी जाती है और कब ये रेटिफाइड की जाती है या फोर्स की जाती है। ऐसे आपने याद रखना है, दोनों डेट में कंफ्यूज नहीं करना है कि 68 में आई थी ये ट्रीटी या 70 में आई थी। 68 में आई, 70 में फोर्स की गई, ये ध्यान रखना है आपने। तो ईरान जो है अब इसका पार्ट बन चुका है, यानी ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं कर सकता। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया को, जिसको हम इंडियन पॉलिटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसकी रिकमेंडेशन के चलते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी? इसका राइट आंसर है सवर्ण सिंह की कमेटी थी जिसकी वजह से ऐड की गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की जाती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 1976 में आता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ शामिल की जानी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये रिकमेंडेशन देते हैं स्वर्ण सिंह की कमेटी। स्वर्ण सिंह की कमेटी कब बनाई जाती है? इमरजेंसी के टाइम के दौरान बनाई जाती है, यानी 1975 और 77 के दौरान जो इमरजेंसी का टाइम है। ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की जाती है। एक नया पार्ट बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे पार्ट 4 ए कहते हैं, और उसके तहत आर्टिकल 51A उसमें ऐड कर दिया जाता है। लेकिन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में आती है, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी जाती है। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड है और इसमें चिल्ड्रन की एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाती है और उसको भी ऐड कर दिया जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। अब आपको ये बताना है कि कौन से साल 21 से कम करके 18 साल की एज कर दी गई थी वोटिंग एज। इसका राइट आंसर है 1989 में ऐसा किया गया था। ये जो किया गया था ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 में आता है उसके तहत किया जाता है, क्योंकि ये एक्ट फाइनली जो फोर्स किया जाता है 1989 में होता है, जिसे इनेक्ट भी हम कहते हैं। राजीव गांधी के गवर्नमेंट के टाइम में ही ये होता है, क्योंकि वो चाहते थे कि यूथ की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है ग्रेटर हो जाए। तो आर्टिकल 326 उसके लिए ये ऐड भी किया जाता है जिसमें ये एज को लेकर चेंज किया जाता है। और 1989 के फर्स्ट जनरल इलेक्शन है जिसमें 18 साल के जो यूथ है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है।
एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कब इम्प्लीमेंट किया जाता है? अभी तक जितने क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्टली वो डेट को लेकर आ रहे हैं। तो 1985 में वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक बार इसको भी आपने ध्यान से समझना है। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सी अमेंडमेंट लेकर आती है? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती है। ये कब आती है अमेंडमेंट? ये 1985 में आती है। ये अमेंडमेंट क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड करती है। इसके चलते हुए क्या होगा? इसके चलते हुए ये जो दल बदले जाते थे, पार्टी बदली जाती थी इलेक्शन जीतने के बाद, उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। इसमें यह किया जाएगा अगर कोई एमपी और एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद यानी इलेक्टेड होने के बाद पार्टी को बदलते हैं तो वो अपने आप ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो ऐसे पार्टी को नहीं बदल सकते हैं। ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिसीजन लेते हैं ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेंगे उस हाउस के, स्पीकर या चेयरमैन। लेकिन ये अब जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट में है। कहने का मतलब है स्पीकर तो अपना डिसीजन सुनाएंगे ही सुनाएंगे, लेकिन इस पे जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। ये किस केस में इसकी बात की जाती है? क्योतो होलन जो केस है 1992 में, उसमें जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ऐसे डिसीजन पे इसकी बात भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट जो है उसकी वजह से हो गए हैं, कि आज करंटली कितने सब्जेक्ट बेसिकली चल रहे हैं। तो आपने ये बताना है। 52 सब्जेक्ट जो है टोटल हो चुके हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। पहले तो ये समझिए कि 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में आती है वो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट को बढ़ा देती है। उसमें जो सूची होती है उसकी गिनती को बढ़ा देती है। पहले 47 होती थी लेकिन 5 सब्जेक्ट और ऐड कर देती है, जिसके चलते हुए उसकी गिनती 52 हो जाती है। यानी स्टेट लिस्ट से कुछ निकाल कर सब्जेक्ट वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देती है। तो पहले स्टेट की पावर होती थी उस पे लॉ बनाने की, लेकिन अगर वो कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं तो अब स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर उस पे लॉ बना सकते हैं। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट है? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स जिसे तोल एंड माप भी कहते हैं हिंदी में, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 सब्जेक्ट भी आपने याद रखने हैं जो ऐड किए जाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। अब आपसे ये पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 44 में बात की गई है। आर्टिकल 44 बेसिकली एक डीपीएसपी है जिसमें यह कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इंडिया की पूरी टेरिटरी में लगाया जाएगा अगर आर्टिकल 44 को किसी तरह से स्टेट एग्जीक्यूट कर देती है। तो ये डीपीएसपी का पार्ट है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के चलते हुए जो पर्सनल लॉ है रिलीजन के बेसिस पे वो नहीं रहेंगे। तो मैरिज को लेकर, डिवोर्स को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, अडॉप्शन को लेकर रिलीजन के बेसिस पे पर्सनल लॉ इंडिया पर चलते आ रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन अभी तक इसकी नहीं हुई है। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो किया जाता है और रिसेंटली उत्तराखंड ने भी इसको जो है अडॉप्ट कर लिया है। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि कुछ कमीशन दिए गए हैं और आपने बताना है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाकर। इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4। चलिए एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जिसे ARCB कहते हैं, ये 1966 में आता है। मोरारजी देसाई पहले इसे चेयर करते हैं लेकिन उनके बाद जो है के हनुमान थाया करते हैं। ये सेंटर स्टेट रिफॉर्म्स की बात करता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूवमेंट्स क्या होनी चाहिए उसकी बात करता है। फिर राजमनार कमेटी आती है 1969 में। ये तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो बनाती है और तब जो CM होते हैं उनका नाम होता है CN आनंदुराय, वो बनाते हैं। तो ये स्टेट को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, स्टेट को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, सेंट्रल डोमिनेंस कम होनी चाहिए। राजमनार कमेटी ऐसी बातें करती है। फिर अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन आती है 1973 में। इसको लेकर आते हैं श्रोमणी अकाली दल की गवर्नमेंट जो पंजाब के लिए फेडरल ऑटोनॉमी की बात करता है कि पंजाब को एज ए स्टेट ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए और सेंटर की जो इंटरफेरेंस है या इंटरवेंशन है वो कम होनी चाहिए। पुंछी कमीशन 2007 में आता है। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट इसे लेकर आते हैं अंडर द जस्टिस MM पुंछी। इनकी रिकमेंडेशन सेंटर स्टेट रिलेशंस को भी रहती है और कुछ गवर्नर लेवल पर क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं गवर्नेंस को लेकर उसकी बातें किए जाते हैं।
तो इसलिए आपको ये जो ऑर्डर है याद रखना है, पहले ARC, फिर राजमना 1969 में, अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 में, पुंछी कमीशन जो है 2007 में आता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि जॉइंट सेशन जो पार्लियामेंट का होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है। ये आर्टिकल 108 इसका आंसर है। एक बार ये जॉइंट सेशन के बारे में भी बारीकियों को आप समझ लें। जब भी किसी बिल को लेकर डेडलॉक होता है, यानी दोनों में से कोई एक हाउस पास नहीं कर रहा है किसी बिल को, तो तब जाकर जॉइंट सेशन कराना होता है। इसको प्रिजाइड कौन करता है ऐसे सेशन को? स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंस हो तो डिप्टी स्पीकर करेंगे या फिर डिप्टी चेयरमैन करेंगे राज्यसभा के। ये 3 केसेस में ही जॉइंट सेशन कराया जा सकता है कि एक हाउस ने बिल पास कर दिया, दूसरा रिजेक्ट कर रहा है, या एक हाउस ने बिल पास कर दिया और दूसरे ने 6 महीने हो गए और कोई एक्शन नहीं लिया, या तीसरा है दोनों हाउसेस जो है बिल की अमेंडमेंट्स को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बिल की अमेंडमेंट को लेकर डिसएग्री कर रहे हैं, तो हो सकता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, अगर उनमें किसी तरह का डेडलॉक हो जाए तो वहाँ पर जॉइंट सेशन नहीं कराया जाएगा इसको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पावर लोकसभा को ऑलरेडी दे रखी है। इकोनॉमिक जस्टिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव है। ये हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये ऑप्शन में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये प्रेम्बल में देखने को मिलता है और हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी ये देखने को मिलता है। जब हम प्रेम्बल को रीड करते हैं वहाँ पर मेंशन है जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होनी चाहिए, तो इकोनॉमिक जस्टिस वहाँ से आ गया। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक बहुत सारी ऐसी प्रोविज़न है जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करती है। जैसे आर्टिकल 38 जो है वो लोगों के वेलफेयर की बात करता है। आर्टिकल 39 B और C जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करता है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। ये सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जस्टिस को ही दर्शाती है DPSP में। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जब पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो तब जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे, जैसे अंतरिम अध्यक्ष आप कह सकते हो, वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये नाम आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले जब मीटिंग होती है टेम्परेरी प्रेसिडेंट या कह लो इंटरिम प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदा सिन्हा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि असेंबली में से जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसी को अपॉइंट कर लिया जाता है। लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये भी आपने याद रखना है। कहते हैं कौन सी अमेंडमेंट के चलते हुए ये जो इंटर स्टेट एलोकेशन होनी है सीट्स की लोकसभा में, उसको फ्रीज कर दिया गया है अनदर 25 ईयर्स के लिए 2026 तक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपने वो अमेंडमेंट बतानी थी। ये अमेंडमेंट की आपको लिस्ट दे रखी है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे अकॉर्डिंगली इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शंस दे रखी है अपने आप में इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑफिशियल आंसर चाहे 91st अमेंडमेंट दे रखा है कमीशन ने, बट वो सही नहीं है। सही आंसर जो है 84th अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए, क्योंकि 84th अमेंडमेंट एक्ट जो 2001 में आता है वही इसकी बात करता है कि 1971 के सेंसस तक जो भी हमने लोकसभा की सीट दी है 1971 सेंसस के अकॉर्डिंगली, वो वहीं पर फ्रीज हो जाएंगे। उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ी है, कम हुई है, हमें ये सब नहीं देखेंगे। ये सब हम देखेंगे जब 2026 के बाद पहला कोई सेंसस होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है लोकसभा की सीट बढ़ानी है, कम करनी है, क्या करनी है, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाएगी। कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो टेरिटरी है वो भी डिसाइड की जाएगी। लेकिन ये 2026 के बाद होगा। और ये कौन कहता है? 84th अमेंडमेंट एक्ट कहती है। इंडिया पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की है, आप उसमें ध्यान से देख सकते हैं कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के चलते हुए ही ये बात कही जा रही है। यहाँ पर कहीं पर भी 91st अमेंडमेंट एक्ट का जिक्र नहीं है, इसलिए हमने स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाने की कोशिश भी की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते।
आपसे ये पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि वो कौन से इलेक्शन थे लोकसभा के, यहाँ पर विमेन जो है 7% का मार्क क्रॉस कर देती है। वो 1984 के इलेक्शन थे, यहाँ पर वो ये मार्क क्रॉस कर देती है। इसका मतलब ये हो गया कि लोकसभा में 1984 के जनरल इलेक्शन में जो विमेन की परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। देखिए 543 सीट्स पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, जिनमें से 44 वुमेन इलेक्ट हो जाती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 8.1% टोटल सीट का नंबर वुमेन के पास जाता है और ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन बन जाता है, इसलिए ये इलेक्शन जो है इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंडिया के CAG को कैसे रिमूव किया जा सकता है, कौन से मेथड से। इसका राइट आंसर है उनको वैसे ही रिमूव किया जाएगा जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की कंडीशंस और प्रोसेस बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आर्टिकल 148(1) के तहत ये चीज़ लिखी गई है कि CAG को वैसे ही रिमूव किया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए आर्टिकल 124 क्लॉज नंबर 4 में ये बात कह रखी है कि पहले तो पार्लियामेंट में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में रिमूवल मोशन पास किया जाएगा, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। और अगर वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डर इशू करेंगे रिमूव करने के लिए। और ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए जो रीज़न बताया गया है वो दो है, मिसबिहेवियर और इन कैपेसिटी की वजह से। अगर ये दोनों ग्राउंड में से कोई भी ग्राउंड प्रूव हो जाती है और मोशन भी पास हो जाता है तो फिर उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजमनार कमेटी जो है किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है कॉन्स्टिट्यूट की थी, ये एक इजी क्वेश्चन है, तमिलनाडु ने की थी। अभी हम पढ़कर भी आए हैं पीछे, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि 1969 में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने राजमनार कमेटी को बनाया था। किसकी लीडरशिप के अंदर? डॉक्टर PV राजमनार की लीडरशिप के अंदर, जो कौन थे? रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे मद्रास हाई कोर्ट के। कमेटी किसने बनाई थी? ये DMK पार्टी ने बनाई थी। तब चीफ मिनिस्टर कौन थे? CN आनुदुराय थे। सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को एग्जामिन करने के लिए ही ये कमेटी बनाई गई थी। और ये कमेटी क्या रिकमेंड करती है? ये रिकमेंड करती है अपनी 1971 में रिपोर्ट सबमिट करके कि पावर जो है वो स्टेट को ज़्यादा मिलनी चाहिए, ना कि सेंटर को मिलनी चाहिए। ये रिकमेंड करती है। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कंटोनमेंट बोर्ड को लेकर क्या चीज़ करेक्ट नहीं है। पहला जो ऑप्शन है कि एग्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा कंटोनमेंट बोर्ड बनाए जाते हैं इंडिया में, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। कंटोनमेंट बोर्ड एग्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा नहीं बनाए जाते। कंटोनमेंट बोर्ड्स जो होते हैं स्टैच्यूटरी बॉडीज़ होती हैं। स्टैच्यूटरी बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती है इंडिया में जो किसी कानून के पास करने के बाद बनती है। तो इसलिए कंटोनमेंट एक्ट 2006 पास किया गया था। पहले कंटोनमेंट एक्ट 1924 ही इंडिया में चल रहा था, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है। तो स्टैच्यूटरी बॉडी के लिए एक लेजिस्लेटिव बैकिंग होनी चाहिए, यानी कोई कानून होना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए। वो सिर्फ एग्जेक्टिव डिसीजन यानी कैबिनेट डिसीजन ले ले या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन ले ले, उससे नहीं होने वाला है। ये यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आती है, यानी सारी देखभाल जो है वो देखते हैं। और ये इस्टेब्लिश की जाती है कंटोनमेंट एरिया में जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए। सैनिटेशन का काम हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, रोड्स हो गया। तो कंटोनमेंट एरिया में जहाँ पर आर्मीज़ के साथ सिविलियन पॉपुलेशन भी रह रहे हैं तो उनका ध्यान रखने के लिए ये इस्टेब्लिश कंटोनमेंट बोर्ड्स किए जाते हैं। और ये स्टैच्यूटरी बॉडी तो है ही है, जैसे कि मैंने बताया है। अगले क्वेश्चन में से आपको ये पूछ रखा है, ये कुछ 4 पॉइंट्स दे रखे और आपने बताना इनमें से कौन कौन सी अर्बन लोकल बॉडीज़ है इंडिया में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, यानी पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को छोड़कर बाकी सब जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ है। अर्बन लोकल बॉडीज़ जो इंडिया में सिटीज़ और टाउन्स को लेकर गवर्न करती है, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 में आता है वो कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंक्लूडेड है, म्यूनिसिपैलिटी इंक्लूडेड है, नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी इंक्लूडेड है,
टाउन एरिया कमेटी आ जाती है, टाउनशिप कमेटी आ जाती है और पोर्ट ट्रस्ट आ जाता है। ये 6 चीज़ें जो है याद रखना है, अर्बन लोकल बॉडीज़ कहलाई जाती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है वो रूरल लोकल बॉडी है। चाहे नाम में डिस्ट्रिक्ट आता है, जिला परिषद आता है, लेकिन वो रूरल लोकल बॉडी है, वो पंचायती राज सिस्टम के अंदर आती है, ना कि वो अर्बन लोकल बॉडी है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के क्वेश्चंस को। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रखा है उसमें आपसे पूछ रखा है कि वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इंडिया में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को इनिशिएट किया था। इसका राइट आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। इजी क्वेश्चन था, पता होना चाहिए इसके बारे में आपको। पीवी नरसिम्हा राव जो 1991 से लेकर 1996 तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वो इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को लेकर आते हैं। 1991 के टाइम पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया फेस कर रहा होता है और तब के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप के अंदर यहाँ पर इंडिया इकॉनमी में बहुत भारी रिफॉर्म्स लेकर आए जाते हैं, लिबरलाइज किया जाता है। वो रिफॉर्म्स कैसे होते हैं? जैसे कि ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया जाता है, जो टैरिफ्स लगाए जाते हैं, जो भारत में चीज़ें आती थी उन पे कम कर दिया गया और इसके साथ इंडस्ट्रीज़ को भी डीरेगुलेट किया गया, लाइसेंस राज को ख़त्म करने की कोशिश की गई, एफडीआई को बढ़ावा दिया गया और इसके साथ इंडिया की इकॉनमी को ओपन किया गया ग्लोबल मार्केट्स के लिए। तो 1991 के जो रिफॉर्म्स कहलाते हैं उसके चलते हुए इंडिया एक जो सोशलिस्ट पॉलिसीज़ लेकर चल रहा था, क्लोज्ड इकॉनमी थी, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ थी, उसको मार्केट ओरिएंटेड इकॉनमी बना दिया कि बाहर के निवेशक भी अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट को भी इंडिया इकॉनमी में, इंडियन मार्केट में एक एक्सेस मिल गया और इसी के चलते हुए पीवी नरसिम्हा राव को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहने लगे लोग। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रेशर ग्रुप नहीं है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि एक पार्टी है, ना कि प्रेशर ग्रुप है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप का काम होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना बिना पावर में आए। तो ये आउटसाइड द गवर्नमेंट जो है प्रेशर डालते हैं, ये किसी तरह के कोई इलेक्शंस जो है वो नहीं लड़ते हैं। तो स्टूडेंट फेडरेशन स्टूडेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस है वो वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो बिजनेस बॉडीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है, ना कि प्रेशर ग्रुप है। ये इलेक्शन भी लड़ती है, पावर में भी आती है, सरकार भी बनाती है, तो इसलिए ये प्रेशर ग्रुप से हटके है। नेक्स्ट हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। आपके सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थ्योरी और कंसेप्ट्स को अलग अलग डिवाइड कर रखा है, हम क्लब करके ही इसको कवर करेंगे। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि मॉडर्न स्टेट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस अगर बढ़ रही है तो वो किन वजह से बढ़ रही है। उसके कुछ रीज़न दे रखे हैं, आपने बताना इनमें से कौन कौन से सही रीज़न है। इसका राइट आंसर जो है वो 4th है, यानी सभी के सभी जो इन्होंने रीज़न दे रखे हैं वो सही है। जैसे कि वेलफेयर स्टेट का आना, इससे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना, इससे भी बढ़ रही है। पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो रहा है तो उनको मैनेज करना पड़ेगा, एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस इंक्रीज़ हो रही है। इकोनॉमिक प्लानिंग के चलते हुए भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिसीज़, बजट, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, इसलिए ये सभी आंसर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके कोड पूछा है कि किसने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वार टाइम में डिफरेंट होता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीस के टाइम पर, शांति के टाइम पर डिफरेंट होता है। इसका राइट आंसर है लूथर गुलिक ने कहा है, क्योंकि लूथर गुलिक के अकॉर्डिंगली जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वार के टाइम पे वर्क करता है तो एक अर्जेंसी पे काम कर रहा है, उसमें सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत होती है, रैपिड डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है। वही नॉर्मल टाइम में, पीस टाइम पर उसको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती है, वो आराम से एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकता है, डेवलपमेंट पे काम कर सकता है, कुछ ऐसे रोज़मर्रा की जो यूजुअल चीज़ें होती है उस पे काम कर सकता है। लेकिन वार टाइम पर उसको डिफरेंटली काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ पर उसे मोबिलाइजेशन पर काम करना है, रिसोर्सेज एलोकेशन पे काम करना है, एमरजेंसी मैनेजमेंट में काम करना है, ये सभी चीज़ें जो है वहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ऐसे ऑन ब्यूरोक्रेसी किसने लिखा है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी पर सबसे ज़्यादा काम मैक्स वेबर ने किया है, तो हाई चांसेस है ये उन्होंने ही लिखा होगा। अगर तुक्का लगाना होता तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट है, ब्यूरोक्रेसी पर डिटेल उनका काम है। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी उनकी एक राइटिंग है जो 1922 में आती है, जिसमें वो ब्यूरोक्रेसी की बातें करते हैं, ब्यूरोक्रेसी कैसे लिखते हैं। ब्यूरोक्रेसी उनके लिए एक
आप कह लो एक ऐसा टूल है ऑर्गेनाइजेशन में जो सारी चीज़ें मैनेज करेगा, ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, डिवीज़न ऑफ लेबर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये सभी बातें उन्होंने कर रखी है। लेकिन हमारे लिए जो चीज़ जानने वाली है वो ये है कि वो 3 तरह की अथॉरिटी की बात करते हैं, होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। वो ट्रेडिशनल हो सकती है, क्रिस्मेटिक हो सकती है, लीगल रैशनल हो सकती है। और वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी जो है वो लीगल रैशनल अथॉरिटी का एक फीचर है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, इसलिए ये ध्यान रखना कि ब्यूरोक्रेसी मतलब लीगल रैशनल अथॉरिटी, बस इतना याद रख लेना। अगले क्वेश्चन में पूछा है गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी गो टुगेदर, एक साथ चलते हैं। ये किसने कहा, ये किसका कोट है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये गुलिक ने कहा है। गुलिक के अकॉर्डिंगली अगर कहीं पर आप डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से फंक्शन करते हुए चलते हुए देखना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो भी एफिशिएंट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हो। लूथर गुलिक जो जाने जाते हैं अपने एक कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमस है, पोस्ट कॉब फ्रेमवर्क की वजह से वो जाने जाते हैं। कहते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ना ये फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है। पोस्ट कॉब क्या है? पी से प्लानिंग है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग है, एस से स्टाफिंग है, डी से डायरेक्टिंग है, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग है और आर से रिपोर्टिंग है और देन बी से बजटिंग है। ये आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये किसने लिखा है? इसका जो राइट आंसर है वो फिर से लूथर गुलिक। ऐसे लगता है गुलिक के ही सभी क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं। तो नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बेसिकली इन्होंने ना साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करके कुछ राइटिंग लिखी थी, को ऑथर की थी इन्होंने उर्विक के साथ, और उसी में एक पार्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली लूथर गुलिक बिलोंग करते हैं, जो क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज हम पढ़ते हैं तो उसमें बिलोंग करते हैं। ये बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के कौन काम, ये बताते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल बताते हैं। ऐसी चीज़ों पर इन्होंने काम कर रखा है। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ इनमें से कौन सी चीज़ें एसोसिएटेड है जो दे रखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड डी, यानी सेकंड ऑप्शन, फंक्शनल फॉरमैनशिप एंड टाइम एंड मोशन स्टडी। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो आइडिया है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है, और एफ.डब्ल्यू. टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। ये 2 की प्रिंसिपल जो बता रहे हैं आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं, उनमें से एक है फंक्शनल फॉरमैनशिप। ये कहते हैं मल्टीपल सुपरवाइज़र होने चाहिए डिफरेंट फंक्शन के काम के लिए, एक ही सुपरवाइज़र सब टास्क ना करे तो सही रहेगा। दूसरा टाइम एंड मोशन स्टडी करते हैं कि किस चीज़ को करने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम को कम कैसे किया जा सकता है, ये सारी स्टडी को टाइम एंड मोशन स्टडी कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर यूनिटी ऑफ कमांड जो एक प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट से बिलोंग नहीं करता है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एक वर्कर एक ही सुपरवाइज़र से जो है ऑर्डर लेगा, और ये हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है। उन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेटिव की थ्योरी दी वो देते हैं। वहीं सेंट्रलाइजेशन है जिसमें कहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग होगी वो सेंटर से होगी, ऊपर से टॉप से होकर आएगी, और ये भी हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि हेनरी फ्योल ने इनमें से कौन से स्किल को एडवोकेट किया ही नहीं है। इसका राइट आंसर है आइडियोलॉजिकल स्किल पर उन्होंने कोई बात नहीं की। वो बात करते हैं टेक्निकल स्किल की, वो ह्यूमन स्किल की बात करते हैं कि कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने की आपकी एबिलिटी। कंसेप्चुअल स्किल की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को आप कितने अच्छे से समझ पाते हो डिसीजन लेने के लिए, वो कंसेप्चुअल स्किल है। लेकिन आइडियोलॉजिकल स्किल की वो बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के क्वेश्चन को। चाहे आपके सिलेबस में वो पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया ही लिखा हुआ है, लेकिन हमने नेट के फॉर्मेट को ही यहाँ पर यूज़ कर लिया है क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है इसका, और इसमें आपसे पूछ रखा है कौन सी मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल होती है सिविल सर्विस की ट्रेनिंग, रिफॉर्म्स और पेंशन्स के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। ये पूरा नाम है मिनिस्ट्री का। तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए, उनकी रिटायरमेंट के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए। तो उसमें एक डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। उसमें जो सिविल सर्वेंट है उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो यूपीएससी के थ्रू की जाती है, और जो ट्रेनिंग है वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसे लवासना कहते हैं वहाँ से हो जाती है।
तो और भी एक डिपार्टमेंट है जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। इसमें पेंशन के रिलेटेड और रिटायरमेंट के रिलेटेड जो सिविल सर्विसेज की स्कीम्स है वो बनाई जाती है। फिफ्थ, पे कमीशन किसने हेड किया था, ये आपने बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, SR पंडियन ने जो है इसको हेड किया था। कब आता है ये कमीशन, ये पहले तो समझ लो ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, ठीक है। इन्होंने फिफ्थ कमीशन जो है पे कमीशन हेड किया था, अप्रैल 1994 में आता है। जो बेसिकली क्या करना होता है, पे कमीशन का काम है पे स्ट्रक्चर को रिव्यू करना। 1997 में अपनी ये रिपोर्ट सबमिट करती है और रेट्रोस्पेक्टिवली जो है 1996 जनवरी 1 की डेट से इनकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। आपने ये बताना है कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में प्रेजेंटली कितने मेंबर हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 22 मेंबर आते हैं इसमें। एक बार देख लेते हैं 22 कैसे आते हैं। देखिए 15 आते हैं लोकसभा से, लोअर हाउस से, और 7 आते हैं राज्यसभा अपर हाउस से। कुछ की पॉइंट्स आपको इसके याद रखने हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती हैं उनकी रिपोर्ट्स को ये एग्जामिन करता है और उसकी ट्रांसपेरेंसी को, एफिशिएंसी को, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। कमेटी में मिनिस्टर्स मेंबर नहीं बन सकते हैं। चेयरपर्सन जो है वो लोकसभा के मेंबर से बन सकता है, लेकिन वो मेंबर जो है वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखा जाता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के साथ और एस्टीमेट कमेटी के साथ ये मिलकर काम करती है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नीति आयोग का चेयरमैन कौन है। इसका राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर जो है वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। नीति आयोग जनवरी 1, 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करता है और इसका पर्पस बेसिकली यही है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है जिसे आप कह सकते हो सरकार को एडवाइजेस देगा कि कैसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, किन किन चीज़ों पर काम करना चाहिए। इसके जो वाइस चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं। इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होते हैं जिसमें देश के सभी चीफ मिनिस्टर आते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो यूनियन टेरिटरी के हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिविल सर्वेंट्स की जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है। वो की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना कि यूपीएससी। यूपीएससी सिर्फ उनके टेस्ट लेने का, रिक्रूटमेंट का काम करता है, लेकिन अपॉइंट नहीं करता है। अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। खास करके जो कुछ ऐसी हायर सर्विसेज होती है जिसमें IAS IPS आ जाता है, वो आर्टिकल 309 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेसिडेंट और स्टेट सर्विस के केसेस में गवर्नर एम्पावर्ड है उनको अपॉइंट करने के लिए ऐसे सिविल सर्वेंट्स को। और आर्टिकल 310 और 311 में लिखा हुआ है कि सिविल सर्वेंट जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर के दौरान ही काम करेंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उन्हें अपॉइंट करेंगे। मनरेगा जो एक स्कीम है वो कितने दिन के काम को गारंटी देगा। इसका राइट आंसर है 100 दिन के लिए तो काम जो है वो गारंटी देगा उसके लिए तो काम आपको मिलेगा ही मिलेगा। 2005 में आती है 100 दिन के लिए जो है ये आपको काम मिलेगा। 100 दिन का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट आपकी गारंटी करता है। और ये बात मनरेगा के ही एक्ट में सेक्शन 3 क्लॉज नंबर 1 में लिख रखी है। ये बेसिकली स्कीम लेकर आई जाती है लाइवलीहुड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराने के लिए। इस पर्पज़ से ये स्कीम जो है बनाई जाती है। अशोक मेहता कमेटी जो पंचायती राज में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, संगठित की जाती है, वो कौन करता है। इसका राइट आंसर है वो मोरारजी देसाई के टाइम पे की जाती है। मोरारजी देसाई कौन थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। जनता पार्टी की गवर्नमेंट जब 1977 में आती है तो वो ये कमेटी को फॉर्म करती है जो पंचायती राज सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसमें कैसे सुधार होने चाहिए, उसके बारे में जो है हमें बताया जाए, तो इसलिए कमेटी जो है ये बनाई जाती है। ये जब कमेटी बनाई जाती है, पहले बात तो ये ध्यान रखना, मोरारजी देसाई इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस पर काम करने की कोशिश की इमरजेंसी पीरियड के बाद। और इन्होंने अशोक मेहता कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा, जो वो अगस्त 1978 में करते हैं। और वो रिकमेंड करते हैं कि पंचायती राज सिस्टम में 2 टायर सिस्टम बन सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट और एक ब्लॉक लेवल पर। और इस तरह से वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में सुधार करने की बात करते हैं। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर RTI एक्ट 2005 के तहत जब उसने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो वो कितने टाइम के विदिन
प्रोवाइड करनी होती है, वो 30 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन उनको देनी होती है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना, कुछ इसमें बारीकियाँ हैं। ये जो PIO है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ये 30 दिन के अंदर तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा, लेकिन कुछ उसमें एग्जम्पशंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी आती है। जैसे कि अगर लाइफ और लिबर्टी का किसी पर्सन का सवाल है तो 48 आवर्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और उसी के साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर दी जाती है वो इन्फॉर्मेशन, कोई पब्लिक अथॉरिटी कोई और देने वाला है, तो 5 दिन ऐड करके यही 35 डेज़ बन जाते हैं। ठीक है, तो 30 डेज़ का ध्यान आपने रखना है। 45, 60, 90 डेज़ की प्रोविज़न कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है जैसी ऑप्शन में दे रखी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है वो किस बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका राइट आंसर है वो LPG कनेक्शन विमेन को जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं उन फैमिलीज़ को मिलेगा, ये कह रखा है। 2016 में मई 1 में ये लॉन्च की जाती है। LPG कनेक्शंस मिलेंगे उन विमेन को जो बिलो पॉवर्टी लाइन से आती है, और इसके चलते हुए बेसिकली वो पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वुमेन की एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। तो इसमें LPG कनेक्शन भी मिलता है, सिलेंडर मिलेगा, रेगुलेटर मिलेगा, इंस्टॉलेशन मिलेगा, सभी सब्सिडीज़ रेट में मिलेगा, और इसके साथ जो कॉस्ट होगी रीफिलिंग की वो भी सब्सिडीज़ रेट में ही होगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया जाता है? ऑप्शन से देखकर पता चल रहा है पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जा रही है जो 1986 में आता है। तो 1986 में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है जो बेसिकली कंज्यूमर की नीड्स को रखते हुए उनकी ग्रीवेंसेस, शिकायतें, ये सारी चीज़ों को रखने के लिए आता है। लेटर ये एक्ट अब रिपील करके नया एक्ट आ चुका है, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लोकपाल अगर प्राइम मिनिस्टर पर करप्शन के चार्जेस लगते हैं, उसको वो इन्वेस्टिगेट करता है, तो वो कौन से केस में कर सकता है इनमें से? इसका राइट आंसर है अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो रखी है, इस केस में वो कर सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर पर अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के चार्जेस लग रहे हैं, करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, तो लोकपाल उसमें जो है कर सकता है। लेकिन कुछ सेंसिटिव मैटर्स होते हैं जहां पर वो नहीं करेगा अगर वो करप्शन इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस। अगर इन मामलों के साथ वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता अनलेस, जब तक इसमें क्लियर रूप से ये ना हो कि करप्शन के चार्जेस जुड़े हुए हैं, तो फिर वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर, उनकी एक्सप्लेनेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपका एग्ज़ाम पास है, आप बहुत अच्छे से उसको करके आना। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।